नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 8 का अगला टॉपिक ब्रिटिश काल में महिलाओं की परिस्थिति पढ़ेंगे। परिस्थिति से तात्पर्य व्यक्ति के अपने पद, अपॉर्चुनिटी या उसके ओहदे से होता है। व्यक्ति का पद क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका पहचान क्या है, वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति के सुधारात्मक प्रयासों में ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी, उस स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु इस काल में भारतीयों के द्वारा समय समय पर समाज सुधार के जो प्रयास किए गए, अब कहा जा रहा है कि इस काल में जो समय समय पर समाज सुधार के जो प्रयास किए गए, उसमें अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन प्रयासों को विशेष या व्यवहारिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने इसमें कोई व्यवहारिक या विशेष सहयोग प्राप्त नहीं दिया। इस समय तक भारतीय स्त्रियों पर समस्त प्रकार की नियोक्ताएं लाद दी गई थी, लेकिन जो समय था इस समय तक भारतीय स्त्रियों पर समस्त प्रकार की नियोक्ताएं लाद दी गई, यानी उन्हें हर तरीके से निर्योग्य बता दिया। आर्थिक नियोक्ताओं के संबंध में M.K. पणिक्कर ने अपनी पुस्तक कह रहे हैं कि आर्थिक नियोक्ताओं के संबंध में M.K. पणिक्कर ने अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड में लिखा है, पत्नी पति के परिवार का एक अंग हो गई और विधवाओं को मृत तुल्य मान लिया गया है। अब इसमें जो K.M. पणिक्कर की किताब है, K.M. पणिक्कर की जो पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि पत्नी पति के परिवार का एक अंग हो गई और विधवाओं को मरे हुए के समान मान लिया गया। उसमें मान लिया गया। इन सभी नियोक्ताओं के विरुद्ध अंततः देश के समाज सुधारकों ने प्रयास किए। अब कह रहे हैं इन सारी विविधताओं के विरुद्ध जो है देश के जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने प्रयास किए। 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। अब जो कह रहे हैं कि जो इनकी पुस्तक के सोसाइटी एट क्रॉस रोड में लिखा है कि पत्नी पति के परिवार का एक अंग हो गई है और विधवाओं को मृत तुल्य मान लिया गया, यानी विधवाओं को मरे हुए के समान मान लिया गया। इन सभी नियोक्ताओं के विरुद्ध अंततः देश के समाज सुधारकों ने प्रयास किए हैं। अब कह रहे हैं कि इस सभी नियोक्ताओं के विरुद्ध अंततः देश के जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने प्रयास किए हैं। 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। अब यहाँ पर कितना प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि सती के संस्कार का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। देशी रियासतों में राजाओं के सहयोग से सती प्रथा को लगभग बंद कर दिया गया, परंतु एक लंबे समय तक इसको वैधानिक स्तर पर अवैध कृत घोषित नहीं किया गया। आखिरकार 1829 में कानून ने इस प्रथा को अवैध करार कर दिया। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी वकालत की। विधवा पुनर्विवाह
तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए महर्षि कर्वे ने प्रयास किए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी वकालत की और विधवाओं की पुनर्विवाह तथा शिक्षा की लिए महर्षि कर्वे से ने प्रयास किया। उन्होंने 1916 में 1916 में SNTD विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 1916 में SNTD विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया। बड़ौदा साम्राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ ने भी बाल विवाह एवं पत्नी विवाह रोकने के लिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए। अब आता है स्त्री को शारीरिक, मानसिक तथा सर्वांगीण क्षति पहुंचाने का माध्यम बाल विवाह जैसी कुरीतियां रही हैं। इस कुप्रथा को रोकने के लिए 1929 में बाल श्रम विवाह नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आता है शारदा एक्ट क्या है, तो जो बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम है, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, शारदा एक्ट क्या है या शारदा एक्ट को समझाइए। अधिनियम पारित हुआ। इस कानून के अनुसार कन्या के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई। साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के शब्दों में सभी भारतीय और विशेषकर भारतीय नारियां हरि विलास शारदा के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बड़े साहस और परिश्रम से प्रगतिशील समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। 19वीं सदी के समाज सुधारकों के प्रयासों ने भारतीय इतिहास में महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा करने के लिए जो प्रयास किए, उसी की परिणति विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाएं थीं। उसकी परिणति का मतलब है उसका परिणति विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाएं थीं जिन्होंने उत्तरोत्तर भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति को परिवर्तित करने में महती भूमिका निभाई। अब आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 1929 में बना है। 1929 में अब प्रश्न आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना या संशोधन विधेयक कब बना, तो 1929 में बना। अब दूसरा आता है हिंदू महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937। तीसरा है हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946। फिर चौथा विशेष विवाह अधिनियम 1954। पांचवा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। छठा दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम। सातवां समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। भारतीय स्त्रियों की समानांतर परिस्थिति के लिए किए गए प्रयासों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रयत्न, दूसरा स्त्री संगठनों द्वारा सुधार कार्य, तीसरा संवैधानिक व्यवस्थाएं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की स्थिति संबंधी सुधार कार्यों को भी सम्मिलित किया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात वे ब्रिटिश सरकार को स्त्रियों की स्थिति से संबंधित सुधार के प्रस्ताव प्रतिवर्ष भेजते रहे। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को
राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में बदलाव के लिए स्त्री संगठनों द्वारा भी अथक प्रयास किए गए। बंग महिला समाज, महिला थियोसॉफिकल सोसाइटी यद्यपि स्त्रियों के लिए आधुनिक आदर्शों को स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी, तथापि उनका कार्यक्षेत्र स्थानीय स्तर तक ही था। अब कह रहे हैं उनका जो कार्य का क्षेत्र था वो स्थानीय स्तर तक था। राष्ट्रीय स्तर पर महिला परिषद 1910 में स्थापित, भारत की महामंडल 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा संचालित महिला भारतीय संघ 1925 में लेडी एबरडन तथा लेडी टाटा द्वारा आरंभ किया गया। भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद तथा 1927 में मार्गरेट कंसिस तथा अन्य द्वारा 1929 में स्थापित ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इन सभी संगठनों का उद्देश्य पर्दा एवं बाल विवाह जैसी बुराइयों का उन्मूलन, हिंदू अधिनियमों में सुधार, अधिकारों व अवसरों की समानता जैसे मुद्दों को उठाया गया। अब आता है स्वतंत्रतायोत्तर काल में स्त्रियां। स्वतंत्रतायोत्तर काल में स्त्रियां स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता उत्तर काल में, स्वतंत्रता के पश्चात जो भारतीय महिलाएं थी उनकी स्थिति में परिवर्तन आया कि उनकी स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन आए। यद्यपि आधुनिक काल में सामाजिक परिवर्तन की नवीन शक्तियों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया। कह रहे हैं अब जो आधुनिक काल में स्त्रियों में जो सामाजिक परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तन की नवीन शक्तियों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित किया। तथापि ये कहना अनुचित होगा कि उनकी स्थिति में सकारात्मक रूप से आमूलचूल परिवर्तन आया। आमूलचूल का अर्थ है थोड़ा बहुत, मामूली सा, कि सकारात्मक। ये कहना अनुचित होगा कि उनकी स्थिति में सकारात्मक रूप से आमूलचूल परिवर्तन आया। यहाँ आमूलचूल का अर्थ होता है मामूली सा, थोड़ा बहुत परिवर्तन आना, वो आमूलचूल कहलाता है। स्वाधीनता के पश्चात भारतीय संविधान में महिलाओं को समतुल्य स्थान प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान रखे गए। अब कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता पश्चाती के बाद महिलाओं को समतुल्य समान स्थान, स्त्री पुरुषों को समान स्थान प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए। महिलाओं की स्थिति बीते दशकों में बहुत बदली है। अब कह रहे हैं जो महिलाओं की स्थिति है वो पिछले वर्षों में बहुत ज़्यादा बदली है। ये बदलाव विशेषकर कुछ ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पुरुषों का वर्चस्व था। अब कह रहे हैं ये जो बदलाव हुआ है वो विशेषकर उन स्थानों पर हुआ है जहाँ पुरुषों का अधिकार था, और अपने प्रयास से महिलाओं ने इन लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ा। अब कहा जा रहा है इसमें जो महिलाओं के लिए प्राचीन काल में लक्ष्मण रेखाएं बनाई गई थी, तो महिलाओं ने उन लक्ष्मण रेखाओं को अपने प्रयासों से तोड़ा, जो वर्षों से उनके लिए खींची गई थी, वर्षों से उनके लिए बनाई गई थी। अब आता है हमारा स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय महिलाओं की परिस्थिति का आकलन करके उनके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक हस्तक्षेप को जानना होगा। पिछले दशकों में भारत में महिलाओं की परिस्थिति का विश्लेषण समाज वैज्ञानिकों को अचंभित कर देता है। इसका कारण है, एक और महिलाएं घर में से काम के लिए बाहर निकलती हैं और अपने अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं कि इसका कारण एक और महिलाएं घर से बाहर काम के लिए बाहर निकली और अपने अधिकारों और कानूनी
संरक्षण के प्रति वो जागृत भी दिखाई दे रही हैं। विभिन्न मंचों से समय समय पर अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं। वहीं वे समाज की दोहरी सोच के कारण पीड़ा में हैं। पिछले 2 दशकों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन पर यह दबाव लगातार बना हुआ है कि वे घर और परिवार की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए आर्थिक सहयोग दें, धन अर्जित करें, स्वयं को किसी न किसी ऐसे कार्य में संलग्न करें जिससे अर्थ अर्जन हो। कहने क्या कि वे घर की और परिवार की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए आर्थिक सहयोग करें और धन अर्जित करें, स्वयं को किसी न किसी ऐसे कार्य में संलग्न करें, यानी अपने को लगाएं जिससे कि धन का अर्जन हो, अर्थ सर्जन हो, यानी कि पैसा कमाया जाए। वहीं दूसरी ओर उनसे ये अपेक्षा पूर्वोत्तर कायम है कि घरेलू दायित्वों का भी वह निर्वहन करें। अब कह रहा है कि वहीं दूसरी ओर उनसे ये अपेक्षा की गई, पूर्वोत्तर कायम किया गया, उनसे अपेक्षा रखी गई कि घरेलू दायित्वों का भी निर्वहन करें। ये सोच अमूमन युवा वर्ग से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के लोगों की थी। उन्हें कहा गया कि आप जो है घरेलू दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे, और ये सोच लगभग युवा वर्ग से लेकर और प्रौढ़ावस्था के लोगों तक की है। चिल्ड्रेंस मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस का शोध ये बताता है कि देश के ज़्यादातर युवा मानते हैं कि महिलाओं को मुख्य रूप से परिवार और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, परंतु ये सोच इस तथ्य को पुरजोर तरीके से स्वीकार करती है कि परिवार की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए। अब यह बताया गया कि आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और पैसा कमाने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलना और काम करना चाहिए। इस दोहरी सोच वाले देश की महिलाएं अवसाद का शिकार हो रही हैं। किसी भी समाज में स्त्री की परिस्थिति को मापने का सबसे सहज तरीका उसके निर्णय लेने की क्षमता है। कहा जाए कि किसी भी समाज की स्त्री की परिस्थिति को नापा जाए तो उसके नापने का सबसे सरल तरीका, सहज तरीका उसके निर्णय लेने की क्षमता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है। यह क्षमता तभी उत्पन्न हो सकती है जब स्त्री आत्मनिर्भर हो, परंतु ये आत्मनिर्भरता स्त्रियों की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, बनकर सामने आई है। आम राय यही है कि बीते दशकों में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। पुराने समय में महिलाएं क्या है, आत्मनिर्भर नहीं थी, अब आत्मनिर्भर हुई हैं, परंतु विभिन्न शोध इस तथ्य को नकार रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिर भी बहुत सारे शोध ऐसे हैं जो इस बात को नकार रहे हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में तीव्र कमी दर्ज की गई। वर्ष 2004 और 5 से 2010-11 के बीच इसमें 12 से 14% तक की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि कृषि से इतर और अपने आवास के आसपास उनके लिए रोजगार के सुरक्षित अवसर नहीं थे। कोई भी इस गिरावट की स्पष्ट वजह नहीं बता पाया, पर यह तय है कि भारत में महिलाओं के प्रति कार्यस्थलों में संवेदनशीलता का अभाव है। स्त्री की आत्मनिर्भरता सिर्फ अपने परिवार को आर्थिक सुदृढ़ीकरण देने की पहल मात्र नहीं था, अपितु यह उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए बेहद अहम बिंदु है। कह रहे हैं अब ये दोनों के बीच की एक बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु पितृसत्तात्मक भारतीय समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस स्वतंत्रता का
न केवल पुरजोर विरोधी है, बल्कि अपने झूठे दम को बनाए रखने के लिए वह उसे किसी भी सीमा तक हानि पहुंचाने से गुरेज नहीं करता। गुरेज का अर्थ होता है परहेज, यानी किसी भी प्रकार की छीटाकशी या छुआछूत नहीं करता है। वह इससे भली भांति परिचित है कि स्त्री अपने विरुद्ध हो रहे दैहिक, मानसिक या मौखिक अत्याचार का सहजता से विरोध नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय समाज में तथाकथित प्रतिष्ठा का मूल जीवन में भी कहीं ना कहीं तथाकथित प्रतिष्ठा का मूल जीवन में भी कहीं अधिक है, कहीं अधिक है, कहीं अधिक है। भारतीय समाज में स्त्री जीवन की किसी भी समस्या को आम वर्ग से लेकर खास वर्ग तक संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता। ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा पर न सिर्फ 3% संस्थाएं ध्यान देती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीय समाज है उसमें स्त्री जीवन की किसी भी समस्या को आम वर्ग से लेकर के जोड़ा गया है, संवेदनशीलता से नहीं लिया गया है। ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा पर 3% संस्था ही ध्यान देती है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई में कार्यस्थल पर ही यौन उत्पीड़न को लेकर बने कानून के बारे में ज़्यादातर कामकाजी महिलाओं को जानकारी नहीं। कॉम्प्लाई करो नामक निजी संस्थान द्वारा किए गए संशोधन में पता चला कि 86% स्थानों को केंद्र सरकार ने ही महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम निवारण अधिनियम 2013 के बारे में पता नहीं है। भारतीय महिलाओं का देश की राजनीति में हस्तक्षेप उनकी वास्तविक परिस्थिति को बताता है। भारतीय राजनीति की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद जब 1951 में पहली लोकसभा की बैठक हुई, लोकसभा बैठी यानी लोकसभा की बैठक बुलाई गई, तो उसमें सिर्फ 22 महिला सदस्य थी। कह रहे हैं 1951 में जब पहली बार लोकसभा की बैठक हुई तब उसमें केवल 22 महिला सदस्य थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में 66 महिलाएं चुनकर लोकसभा पहुंची। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट तो यही बताती है कि भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफ़ी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभाव राजनीति मानसिकता का प्रतीक